हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका कुमार रुपेश और आप सभी का वेलकम है ब्राइट हॉरिजॉन्स एडू पे। आज का जो ये सेशन होने जा रहा है ये आपके क्लास नाइन्थ का जो साइंस है ना। साइंस का चैप्टर 2 हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसका एक सेशन हम लोगों ने कल कर लिया था। और आज ये जो है आप लोगों के लिए सेकंड सेशन होने वाला है, जहाँ पे हम सेल से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कल हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे और आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है 2.3 द सेल इंटीरियर अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। तो जो हमारे जो सेल्स है ना, सेल का जो स्ट्रक्चर है, आज हम उसके इंटीरियर पार्ट्स को देखेंगे। ठीक, इस सेल के इंटीरियर पार्ट्स में क्या क्या होते हैं। यू हैव लर्न दैट मोस्ट सेल हैव 3 बेसिक पार्ट्स। तो हम लोगों ने देखा कि सेल के जो है बेसिकली 3 पार्ट्स है, जिसमें हमने देखा फर्स्ट है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेकेंड है आपका साइटोप्लाज्म और थर्ड है आपका न्यूक्लियस। तो इसको हम मेन जो है हमारा ये 3 बेसिक पार्ट्स है, जिसके थ्रू हम सेल को डिफाइन करते हैं, है ना। चलिए, फर्स्ट है आपका सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी सिलेक्टिव चीजों को ही अलाउ करता है एक्सचेंजेस के फॉर्म में। और सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। और ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है ये एक सेमी फ्लूइड है, जिसका जो सब्सटेंस है वो क्या है, एक जेली की तरह है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। थर्ड है आपका अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है, एक ऐसा रेगुलेटरी बॉडी जो कि सेल के अंदर जितने भी इवेंट्स हैं उन सभी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इन एडिशन टू द न्यूक्लियस द साइटोप्लाज्म कंटेन सेवरल सबसेलुलर कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। तो जो ये न्यूक्लियस है हमारा एंड द साइटोप्लाज्म कंटेन करता है सेवरल सब सेलुलर कंपोनेंट्स को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक, along with other substance present in it, most of which are only visible with an electron microscope। तो कह रहा है कि इनके अलावा जो सब्सटेंसेस है जो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिकली इसमें से बहुत ऐसे हैं जो कि सिर्फ तभी विजिबल है जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, तभी इनके अंदर के कंटेंट को हम देख सकते हैं। यानी सेल का जो इंटीरियर पार्ट्स है उनके बारे में अगर हमको बहुत अच्छे से डिटेल में देखना है तो हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 3 तरीके के सेल टाइप्स दिए हुए हैं, जिसको हम लोग आज कवर कर रहे हैं। फर्स्ट है आपका अ टिपिकल बैक्टीरियल सेल, सेकेंड है अ टिपिकल प्लांट सेल और थर्ड है हमारा अ टिपिकल एनिमल सेल। ठीक है, चलिए तो इनमें जो है जो ऑर्गेनेल्स है उनका क्लैरिफिकेशन दिया गया है डायग्राम की हेल्प से, और इसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट जो है ये है हमारा बैक्टीरियल सेल। ठीक, तो चलिए इसमें दिखाया गया है कि ये जो है अंदर का कंटेंट, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोइड है, राइबोसोम है। तो जो बैक्टीरियल सेल होता है इसमें बेसिकली न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन दूसरे तरफ जो हमारा प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, इस दोनों में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक, तो जो कॉमन फीचर है दोनों के अंदर, यानी कॉमन इंटीरियर पार्ट्स है जिसको हम ऑर्गेनेल्स कह रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी दोनों सेल में प्रेजेंट होता है। थर्ड है आपका साइटोप्लाज्म, ये भी दोनों में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है आपका गोल्गी बॉडी, ये भी दोनों में प्रेजेंट है। राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट है। सेल वॉल, सेल वॉल जो है ये सिर्फ प्रेजेंट है किसमें, एनिमल सेल में। ठीक, उसके बाद है अब यहाँ ये एनिमल सेल का है, प्लांट सेल में ही सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में ये देखने को नहीं मिलता है। ठीक, राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है। वेस्क्यूल, तो वेस्क्यूल यहाँ भी प्रेजेंट है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। ठीक, उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, अ ग्रीन पिगमेंट जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में देखने को मिलेगा लेकिन एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे कुछ कंटेंट्स है जिसको हम आगे
डेफिनेशन के फॉर्म में और उसके फंक्शन के बेस पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और सबके सिमिलैरिटीज को पढ़ेंगे कि इन तीनों सेल में सबका जो है वो फंक्शन क्या होता है। ठीक, तो बेसिकली ये क्या है कि तीनों ऑर्गेनिजम्स है ना, तीनों ऑर्गेनिजम्स है और इनको क्या करना है कि अपने आप को सरवाइव करना है ना, या फिर हम यूं कहें कि इनका जो टोटल लाइफ स्पैन है, उन पूरे लाइफ स्पैन के थ्रू जो भी एक्टिविटी करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से वो फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ कुछ स्टडीज दिए हुए हैं। फर्स्ट है स्टडी द गिवन डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल, अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये तीनों सेल को जो है स्टडी करेंगे, जो कि गिवन डायग्राम्स दिया गया है कि इसके ऑर्गेनेल्स क्या क्या है। ठीक, ऑब्जर्व द डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ईच ऑफ देम। इसके अंदर जो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, सबको अच्छे से आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। थर्ड, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और थर्ड जो है, आपको इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है और इस ऑब्जर्वेशन को आप टेबल 2.1 में फिल करेंगे। ठीक, अ बैक्टीरियल सेल लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो फर्स्ट है आपका डिफरेंशिएशन जो है सेल्स टाइप में, तो जो बैक्टीरियल सेल होता है इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है ना, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यानी वैसे सेल के कंटेंट जो कि मेम्ब्रेन के द्वारा बंधा हुआ होता है, उसको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी ऑर्गेनेल्स सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। वैसे इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द सेल जो कि सराउंडेड होते हैं खुद के मेम्ब्रेन से, सच सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। तो ऐसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कायरन मीन्स न्यूक्लियस। तो वैसे सेल टाइप जो कि जो उनके सेल टाइप है ना, सेल टाइप में जो उनके ऑर्गेनेल्स है उनके बेस पे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कायोन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। इन प्रोकैरियोटिक सेल द मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी टेक प्लेस डायरेक्टली इन साइटोप्लाज्म। तो मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, है ना, इनके जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज हैं वो डायरेक्टली होता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म में। इन कंट्रास्ट प्लांट एंड एनिमल सेल हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जबकि प्लांट्स और जो एनिमल सेल है इनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइन है, यानी उनके बारे में अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है। सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। ऐसे जो ऑर्गेनेल्स है वो सेवरल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, है ना, तो ऐसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू एंड क्रायोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी अगर जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस है तो वैसे सेल को हम लोग क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। ठीक, मोर डिटेल्स ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इज गिवन इन टेबल 2.2। ठीक, तो यहाँ जो ऑब्जर्वेशन हमने देखा था तीनों सेल का, उसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। आपको कंपैरिजन करना है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल उनके स्ट्रक्चर के बेस पे, और इस टेबल के अंदर आपको क्या करना है, फिलअप करना है। तो सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया सेल में सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, तो इस तरीके आपको इस टेबल को फिलअप करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ, रेडी टू गो बियॉन्ड। वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायंस आर असेल्युलर, यानी नो सेल। असेल्युलर कहने का मतलब नो सेल इन्फेक्शन एजेंट्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये जो है इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो कि बेसिकली इतने छोटे होते हैं कि एक लाइट माइक्रोस्कोप से हम इसको नहीं देख सकते हैं। वायरसेस आर कंपोज ऑफ सम जेनेटिक मटेरियल। ये जो वायरसेस होते हैं ये सभी बने होते हैं जेनेटिक मटेरियल से, विथ अ प्रोटीन कोट, जिसके ऊपर क्या होता है, प्रोटीन का कोटिंग होता है। वायरेट्स लैक प्रोटीन, जबकि वायरेट्स क्या है, प्रोटीन को लैक करता है, प्रोटीन कोट को, अराउंड इट्स जेनेटिक मटेरियल। यानी जो वायरेट्स है तो इनका जो प्रोटीन कोटिंग होता है इनके जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ वो प्रेजेंट नहीं होता है। वाइल प्रायंस जो है ये मिसफोल्डेड होते हैं, है ना, ये मिसफोल्डेड जो प्रोटीन है उसको लैक करता है अपने जेनेटिक्स मटेरियल के अराउंड। ठीक,
तो ये 3 डेफिनेशन दिए वायरसेस का, वायलेट्स का, कैसे किस तरीके से बने होते हैं ना, और किस तरीके से ये कंपोज होते हैं, और उनके जेनेटिक्स मटेरियल्स के अराउंड किस तरीके का कोटिंग होता है। ठीक, चलिए अब है कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। दोनों सेल टाइप के अंदर जो है आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। फर्स्ट है आपका प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। ठीक, यूकैरियोटिक में जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली क्या है हमारा, जिसको हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। अगला है डायमीटर ऑफ अ टिपिकल सेल। सेल का जो है वो डायमीटर क्या होगा, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डायमीटर होगा 1 to 10 माइक्रोमीटर होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल का 10 to 100 माइक्रोमीटर होगा। नंबर ऑफ सेल इन एन ऑर्गेनिजम्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना, चाहे प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, उनमें नंबर्स ऑफ सेल कितने प्रेजेंट होते हैं एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये यूजुअली क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। फोर्थ है आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी जो इनके ऑर्गेनेल्स है, सेल के कंटेंट है, ये मेम्ब्रेन से क्या होता है, बंधा होता है। तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। ठीक, फिफ्थ है आपका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ये एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन है दोनों सेल के बीच में, जिसको आपको क्या करना है, अच्छे से रीड कर लेना है और इसको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका एक सेक्शन दिया हुआ रेडी टू गो बियॉन्ड। इन यूकैरियोटिक सेल्स अ नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स forms the cytoskeleton, which provides structural support, maintenance cell shape and enables cell movement and internal support। तो बेसिकली जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इनमें एक नेटवर्क बना होता है फाइन फाइबर से, जो कि फॉर्म करता है साइटोस्केलेटन को, विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी जो कि सेल को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा और सेल के शेप को मेंटेन करेगा, और इनेबल सेल मूवमेंट एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट, और सेल के जो मूवमेंट है उनको और उनके इंटरनल ट्रांसपोर्ट को अलाउ करेगा। इट इज विजिबल ओनली अंडर अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी इनको हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं एज अ सेपरेट एंटिटी। द साइटोप्लाज्म में ऑल्सो स्टोर स्टार्च, ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं ये स्टार्च को भी स्टोर करते हैं, किसमें, तो प्लांट सेल में। और क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट और सिलिका इन सम प्लांट सेल, और कुछ ऐसे प्लांट सेल हैं जिसमें ये क्रिस्टल्स को, किसके, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स को या फिर सिलिका के क्रिस्टल्स को क्या करता है, स्टोर करता है। दीज आर नोन एज सेल इंक्लूजन्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल इंक्लूजन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड्स दिस ऑर्गेनेल्स, ये जो यूकैरियोटिक सेल है आखिर इनको इन सारे ऑर्गेनेल्स का जरूरत क्यों पड़ता है ना, यानी ये जो सेल कंटेंट है इनका काम क्या है और क्या रिक्वायरमेंट है जो कि ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। तो जो यूकैरियोटिक सेल है वो वेरियस लाइफ प्रोसेस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, यानी हमको पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। तो सपोज अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके बॉडी के अंदर जो हम क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल देखते हैं। तो सभी सेल है अपने फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेस पे एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और सभी अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना, एट द सेम टाइम, है ना। तो एक ही समय पे क्या है कि इंडिपेंडेंटली जो है ये अलग अलग परफॉर्म कर सकते हैं फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल के लिए, है ना। सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स, रिमूविंग वेस्ट एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये हेल्प करते हैं नए मटेरियल्स को बनाने में, और जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करने में, एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू सेल, और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि ये सेल जो है अपने लाइफ प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है। दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ अ सेल, और ये सभी मिलकर एक साथ काम करते हैं ताकि जितने भी फंक्शंस है वो सेल के वो परफॉर्म हो सके। इन अदर वर्ड्स सेल इज लाइकली अ टाइनी लिविंग फैक्ट्री
विथ ईच ऑफ इट्स पार्ट्स डूइंग अ स्पेसिफिक जॉब। तो दूसरे शब्दों में क्या है कि सेल जो है एक ऐसा टाइनी लिविंग फैक्ट्री है जिसके हर एक पार्ट्स एक स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेट अस एक्सप्लोर दिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड अ सेल। तो यहाँ जो डायग्राम दिया गया है, आपको क्या करना है कि इसको एक्सप्लोर करना है कि जो स्ट्रक्चर सेल के अंदर प्रेजेंट है उनका नाम क्या है और उनके फंक्शंस क्या है। तो फर्स्ट है हमारा सेल ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियस, हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन, ऐसा घर जिसके पास क्या है, एक कोडेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। बताया कि न्यूक्लियस जो होता है एक रेगुलेटरी बॉडी है ना। रेगुलेटरी बॉडी कहने का मतलब कि सेल के अंदर जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उन सारे फंक्शंस को ये न्यूक्लियस क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, रेगुलेटरी बॉडी कर रहे हैं। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो न्यूक्लियस होते हैं इनके चारों तरफ क्या है, कवरिंग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विच हैज पोर्स दैट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक, तो इसके पास क्या है, पोर्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, किसके बीच में, तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में। ठीक, द न्यूक्लियस इज द डेंस राउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस वेयर सिंथेसाइज ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स टेक्स प्लेस। तो ये जो न्यूक्लियस है एक ऐसा डेंस राउंड बॉडी होता है इन द न्यूक्लियस विच आर सॉरी वेयर सिंथेसाइज ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स टेक्स प्लेस, जहां पे सिंथेसाइज होता है राइबोसोमल सब यूनिट। दिस सब यूनिट then exit the nucleus to cytoplasm where one large and one small subunit assemble to form ribosome। तो जब ये सब यूनिट्स एग्जिट करता है न्यूक्लियस को टू साइटोप्लाज्म, जहां पे एक लार्ज और एक स्मॉल सब यूनिट्स असेंबल्स होते हैं, है ना। असेंबल होने का मतलब एक साथ आना, ताकि ये क्या करे, राइबोसोम को फॉर्म कर सके, है ना, यानी उसको बना सके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। The nucleus contain chromosomes which are visible as rod-shaped structure only when the cell is about to divide। तो ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करता है, क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है। ठीक है, यानी क्रोमोसोम्स जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो तभी विजिबल होता है। ठीक है, विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, रॉड शेप होगा। और ये तभी देखने को मिलेगा जब सेल क्या होगा, डिवाइड होने को होगा। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को कैरी करते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स यानी जो पेरेंट्स के इनहेरिटेंस का जो कैरेक्टर होता है उसको अपने नेक्स्ट जनरेशन में क्या करता है, लेके मूव करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। तो बेसिकली डीएनए है क्या, तो डीएनए जो है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स के जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, जिसको कहा जाता है डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रोमोसोम्स के वो बने होते हैं किससे, डीएनए के, है ना। एंड स्पेसिफिक प्रोटीन, और कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन से भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, और जो इनके फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं डीएनए को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। इन अ नल डिवाइडिंग सेल, अगर कोई सेल नॉन डिवाइडिंग सेल है, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन। अगर कोई सेल मतलब डिवीजन से आगे प्रोसेस नहीं करता है तो इनके जो डीएनए होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज एन इलेंगेटेड इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्रोमोसोम्स मटेरियल विजिबल होते हैं एक इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक,
यहाँ पे दिखाया गया है क्रोमेटिन को, है ना। ये क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, तो जब सेल डिवाइड होने को होता है, द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स, तब जाके वो जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है इनटू क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम्स के रूप में। ठीक, तो ये आपका न्यूक्लियस के कंटेंट है और उनके कुछ डेफिनेशन है। अगला है आपका थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, सम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो सेल्स होते हैं ये स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैच्योर रेड ब्लड सेल्स आरबीसी इन ह्यूमन डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। तो बेसिकली जो हमारे आरबीसीज है यानी रेड ब्लड सेल्स है, वो उनके अंदर क्या नहीं होता है, तो न्यूक्लियस नहीं होता है। द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियस प्रोवाइड्स more space for hemoglobin, allowing it to transport a larger amount of oxygen to all cell of the body, है ना। तो इसी के एब्सेंस के कारण थोड़ा और जगह मिल जाता है किसको, हेमोग्लोबिन को, जो कि अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट अ लार्जर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू सेल्स ऑफ द बॉडी। यानी बेसिकली जो हेमोग्लोबिन है न्यूक्लियस के प्रेजेंट नहीं होने के कारण थोड़ा स्पेस और प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्या है कि हमारे सेल ऑफ द बॉडी यानी शरीर के जितने भी सेल है बॉडी के, वहां पे ऑक्सीजन जो ये कैरी करता है उसका अमाउंट थोड़ा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है। सिंस दे लैक अ न्यूक्लियस दे कैन नॉट रिपेयर और डिवाइड देमसेल्फ, जिसके कारण क्या है कि इसके अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण ये अपने आप को रिपेयर या फिर डिवाइड नहीं कर सकते हैं खुद से। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, इसी के कारण जो है इनका जीवन काल जो है बहुत ही छोटा होता है। एंड दे सर्वाइव अप्रोक्सीमेटली फॉर 120 डेज, और ये सिर्फ 120 दिनों तक ही सर्वाइव कर सकता है। डू यू नो व्हाई एनी अदर सेल्स विदाउट न्यूक्लियस, है ना। तो क्या आपको पता है कि कोई भी सेल जो है क्या वो बिना न्यूक्लियस का हो सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, देयर डीएनए इज प्रेजेंट एज अ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोटीन, और इनके जो डीएनए होते हैं प्रेजेंट एज अ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल, है ना, एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक प्रोटीन। तो ये जो है सिर्फ एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है जो कि एसोसिएट करता है किसके साथ, विथ स्पेसिफिक प्रोटीन। द रीजन कंटेनिंग द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो जो रीजन है जिसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल्स को प्रिजर्व करता है या स्टोर करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम, द प्रोटीन फैक्ट्री, है ना। राइबोसोम, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम आर टाइनी स्ट्रक्चर में बी प्रेजेंट ईदर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज, यानी जो राइबोसोम है ये टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इधर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, या तो साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में रहेंगे या फिर अटैच होंगे किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और राइबोसोम क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी राइबोसोम जो है जहां पे क्या है कि हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज होता है यानी प्रिपेयर होता है। फर्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है एसीआर और एक होता है आरईआर। एसीआर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ डायग्राम के हेल्प से आपको बताया गया है। और सेकेंड होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो है हमारा ये जो डॉट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको हम क्या कर रहे हैं, राइबोसोम कह रहे हैं। ठीक, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ई आर द लार्ज ऑर्गेनेल्स दैट स्प्रेड लाइक अ नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये जो बेसिकली हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लार्ज ऑर्गेनेल होता है जो कि फैला होता है एक नेटवर्क की तरह
within the cytoplasm of the cell. The ER is continuous with the outer membrane of nuclear envelope. और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप है ना, यानी जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है वो एक न्यूक्लियर एनवेलप के रूप में काम करता है. द ER प्लेज अ की रोल इन द सिंथेसाइज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन. यानी बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है इसका मेन की रोल क्या है, तो ये क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है. साथ ही साथ ये फैट्स यानी लिपिड्स को भी बनाता है. एंड कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड, सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल के क्या करते हैं, हार्मोन्स को भी ये सिंथेसाइज करता है. द स्ट्रक्चर ऑफ द ER इन अ सेल वेरीज डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER. तो जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम का जो स्ट्रक्चर होता है ये डिपेंड करता है सेल टाइप है ना, कि कितने प्रकार के सेल है, उनमें अलग अलग तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम को हम लोग देखते हैं. जो बेसिकली होता है दो. फर्स्ट है आपका RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम. RER इट लुक्स रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जब हम किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमको रफ दिखाई देगा, बिकॉज इट हैज राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस. जहाँ पे जो राइबोसोम है वो इसके सरफेस से अटैच होता है एंड इज मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. और ये मुख्य रूप से क्या है, ये प्रोटीन बनाने के लिए मेनली इन्वॉल्व होता है एंड प्रोटीन सेक्रेशन और उसके सेक्रेशन को. फॉर एग्जांपल इन ग्लैंड सेल सच एज पैनक्रियाटिक सेल. तो जो कि हमारे ग्लैंड सेल्स है सच एज, जैसे हमारा पैनक्रियाटिक सेल है, ठीक है. अगला है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम SER. इट डज नॉट हैव राइबोसोम. तो SER में क्या है, राइबोसोम नहीं होता है उसके सरफेस पे एंड देयरफॉर लुक्स स्मूथ. और इसी कारण क्या है, ये स्मूथ दिखता है. इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड द स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हार्मोन्स. और ये जो है SER हमारा, ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है और स्टोर करता है फैट्स को और हार्मोन्स को. तो चलिए हमने देखा RER का फंक्शन क्या है और SER का फंक्शन क्या है. तो RER जो है वो बेसिकली रफ होता है जस्ट बिकॉज कि जो राइबोसोम होते हैं उसके सरफेस से अटैच होते हैं और ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और उसको सेक्रेट करता है. जबकि हमारा जो SER है उसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है उसके सरफेस पे, जिसके कारण जो है ये स्मूथ दिखता है और ये इन्वॉल्व होता है फैट्स और हार्मोन के सिंथेसाइजेशन और स्टोरेज में, यानी इसको बनाता भी है और उसको स्टोर भी करता है. ठीक. अगला है आपका गोल्गी अपार्टस. यहाँ आपको दिया गया है ना, ये सब, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल्गी अपार्टस कहते हैं, है ना. यहाँ पे वेसिकल्स के बारे में दिया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दिखाया गया है, लेयर का. ठीक है. चलिए तो आज अब हम लोग देखते हैं गोल्गी अपार्टस, द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर. ठीक. तो हमने देखा यहाँ पे सिंथेसाइजेशन ऑफ प्रोटीन, हार्मोन्स एंड लिपिड्स, फैट्स. अब हम लोग देख रहे हैं गोल्गी अपार्टस को, द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर. वैसा जगह, वैसा सेंटर पॉइंट जहाँ पे क्या है, पैकेजिंग होता है और ये शिपिंग सेंटर होता है, यानी यहीं से वो आगे की तरफ कंटिन्यू करेगा. इफ यू केयरफुली लुक एट द डायग्राम ऑफ अ सेल यू विल नोटिस a stack of flattened sac-like structure. Together these stacks from the Golgi apparatus, it is functionally linked to the ER. तो अगर हम केयरफुली इसको ऑब्जर्व करें डायग्राम को सेल्स के, तो अब क्या नोटिस करेंगे कि आपको स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जो कि एक साथ क्या करते हैं, ये स्टैक्स फॉर्म करते हैं गोल्गी अपार्टस को. और ये फंक्शनली लिंक्ड होता है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ. द सेल मेम्ब्रेन एंड द अदर सेल ऑर्गेनेल्स. किसके साथ, तो सेल मेम्ब्रेन के साथ या फिर जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स है उनके साथ ये अटैच्ड होता है. द गोल्गी अपार्टस एक्ट्स लाइक द सेल पोस्ट ऑफिस, है ना. तो अभी हम क्या देख रहे हैं, शिपिंग सेंटर, है ना. तो कोई भी जो चिट्ठी है वो कहाँ से होता है, मतलब शिप होता है, तो वो पोस्ट ऑफिस से होता है, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ये सेल पोस्ट ऑफिस है. इट मॉडिफाइज, सॉर्ट्स एंड पैकेज प्रोटीन्स एंड और लिपिड्स इनटू वेसिकल फॉर ट्रांसपोर्ट, सेक्रेशन और लाइजोसोम फॉर्मेशन. तो बेसिकली जो हमारा गोल्गी अपार्टस है तो ये क्या करता है, मॉडिफाइज करता है ना, सॉर्ट्स करता है मतलब उसको छांटता है, और पैकेज करता है, ठीक, प्रोटीन, लिपिड्स इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, सेक्रेशन और
लाइसोसोम फॉर्मेशन। तो हमने देखा यहाँ पे कि ईआर का काम क्या था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, तो जो प्रोटीन बना रहा है, फैट्स बना रहा है, लिपिड्स बन रहा है ना, और हार्मोन्स सेक्रेशन हो रहा है या फिर उसका स्टोरेज कर रहा है, उसके लिए जो है गोल्गी अपैरेटस क्या करती है, एक पैसेज क्रिएट करती है ना, जहाँ पे ये इन सारे कंटेंट को मॉडिफाई करती है, सॉर्ट्स करती है, मतलब उसको छांटती है और फिर पैकेज करती है, किसको, प्रोटीन लिपिड्स को, किसमें, वेस्किसस में, ताकि उसको आगे ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ठीक, अगला है आपका लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स क्या है, द क्लीनअप सिस्टम। लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, क्लीनअप सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं क्लीनअप सिस्टम, सेल्स प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब ये लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो वेस्ट मटेरियल को भी प्रोड्यूस करेंगे, एंड डैमेज वर्न आउट ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग देयर एक्टिविटीज। और इस एक्टिविटीज के थ्रू क्या है कि जो सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं वर्न आउट होते हैं, है ना, यानी खराब हो जाते हैं। हाउ डज द सेल प्रिवेंट दिस वेस्ट फ्रॉम द अक्यूमुलेटिंग इनसाइड इट। तो अगर मान लो कि कोई सेल डैमेज हो गया या उसके ऑर्गेनेल्स काम करना बंद कर दिए, वर्न आउट हो गए, तो किस एक्टिविटी के थ्रू जो है सेल प्रिवेंट करता है ऐसे वेस्ट मटेरियल को, ताकि जो है उसके अंदर वो जमा नहीं हो पाए, अक्यूमुलेट नहीं हो पाए। लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। लाइसोसोम्स जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होता है, यानी वो सिंगल मेम्ब्रेन से बंधा होता है, फिल्ड विथ एंजाइम्स, जो कि एंजाइम्स इसके अंदर भरे होते हैं, विच कैन ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन्स, जो कि क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है अनवांटेड प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को, इवन डैमेज पार्ट्स ऑफ द सेल, और जो सेल के डैमेज पार्ट्स होते हैं उनको भी, कीपिंग इट क्लीन एंड हेल्दी। और इसके कारण क्या है, ये इसको क्लीन और हेल्दी रख सकता है। द प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय ब्रेक डाउन आर रिलीज इनटू साइटोप्लाज्म। और ये जो प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है लाइसोसोम्स, उसको ब्रेक डाउन करके साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है, वेयर दे में बी रीयूज्ड इन अदर सेलुलर प्रोसेस, ताकि जो है इसको फिर से दोबारा यूज किया जा सके दूसरे सेलुलर प्रोसेस में। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे एक सेक्शन है आपका मीट अ साइंटिस्ट, जहाँ पे हम एक साइंटिस्ट से मिलेंगे। द गोल्गी अपैरेटस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1898 बाय एन इटालियन साइंटिस्ट कैमेलियो गोल्गी, है ना। तो ये जो गोल्गी अपैरेटस है ये इन्हीं के नाम पे रखा गया है, जिसको इन्होंने सबसे पहले 1898 में इटालियन साइंटिस्ट कैमेलियो गोल्गी के द्वारा ऑब्जर्व किया गया इन द नर्व सेल ऑफ बर्न आउल्स यूजिंग स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स ही ऑब्जर्व अ थ्रेड लाइक नेटवर्क। तो बेसिकली जो बर्न आउल है ना, यानी जो उल्लू है बर्न, वो आप उसको देखेंगे तो बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है उसके बॉडी का। तो उसका जो फेस होता है वो एक हार्ट शेप के रूप में दिखता है, और जो उसका हेड होता है वो थोड़ा आपको एक अलग टाइप का दिखेगा। तो उनके सेल, नर्व सेल से इन्होंने ये ऑब्जर्व किया यूजिंग स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स। ही ऑब्जर्व अ थ्रेड लाइक नेटवर्क, जिसमें उन्होंने एक थ्रेड लाइक नेटवर्क को देखा। अर्ली माइक्रोस्कोप कुड नॉट रिजॉल्व इट। तो शुरुआती दौर के जो माइक्रोस्कोप थे उसके कारण ये रिजॉल्व नहीं हो पाया क्लियरली। देयरफॉर मेनी डाउटेड इट्स एग्जिस्टेंस, जिसके कारण बहुत सारे डाउट्स इसके बारे में रह गए। हाउएवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन कंफर्म इट डिकेड लेटर। और एक दशक के बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो इसके ऊपर जो डाउट्स थे, है ना, उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सका, उसको क्लैरिफाई किया जा सका। व्हेन द स्ट्रक्चर वाज क्लियरली सीन इन कंफर्म्ड इट, और जब इसके स्ट्रक्चर को क्लियरली देखा गया और कंफर्म किया गया, इट वाज नेम द गोल्गी अपैरेटस इन हिज ऑनर, यानी इनके सम्मान में जो है इसका नाम क्या रख दिया गया, गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, चलिए आगे के सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है आपका थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी। ह्यूमन स्पर्म सेल कंटेन लाइसोसोमल एंजाइम्स। तो जो हमारे ह्यूमन स्पर्म सेल होता है ये भी क्या करता है, लाइसोसोमल एंजाइम को कंटेन करता है। व्हेन अ स्पर्म मीट एन एग, तो जब ये स्पर्म एग से मीट करते हैं, दिस एंजाइम हेल्प्स ब्रेक डाउन द आउटर लेयर ऑफ द एग। और यही एंजाइम्स हेल्प करता है जो एग का आउटर लेयर होता है उसको ब्रेक डाउन करने में। अलाउिंग फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस, जिसके कारण क्या है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो सके। यू विल लर्न अबाउट द ह्यूमन स्पर्म सेल लेटर इन चैप्टर 11। तो जहाँ पे चैप्टर 11 में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में। ठीक है, चलिए अगला ऑर्गेनेल से आपका माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यहाँ डायग्राम की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। ठीक, चलिए माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफ्टन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द
सेल बिकॉज दे सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो हम लोग है पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एनर्जी का जरूरत होता है मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी के दौरान उसको ये सप्लाई करने का काम करता है। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। तो जितने भी माइटोकॉन्ड्रियंस होते हैं ये सराउंडेड होते हैं 2 मेम्ब्रेन से। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, ये क्या होता है, स्मूथ और पोरस होता है। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और जो इनर मेम्ब्रेन है ये है ना, इसमें क्या देख रहे हैं कि फिंगर की तरह एक प्रोजेक्शन देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्म हो रहा है। इसको हम क्या कर रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। द सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शन। और ये जो फिंगर प्रोजेक्शन ये क्या करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि केमिकल रिएक्शंस जो है एंड फैसिलिटेट एनर्जी प्रोडक्शन। तो केमिकल रिएक्शन प्रोसेस हो सके और एनर्जी प्रोडक्शन को फैसिलिटेट कर सके। In mitochondria, the glucose and other molecules are broken down to release energy during a process called cellular respiration. तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है जो ग्लूकोज और अदर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं टू रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग अ प्रोसेस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। द एनर्जी रिलीज्ड इन stored in the form of a molecule called adenosine triphosphate। तो ये क्या है, हमारा एटीपी कन्वर्जन है, ठीक। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। द एनर्जी रिलीज्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो जो एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन ये एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं, है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। विच एक्ट्स एज द एनर्जी करेंसी, जिसको क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी कहा जाता है, और इसको यूज किया जाता है मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। अगला है आपका प्लास्टिड्स। क्या है प्लास्टिड्स? सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन द प्लांट सेल एंड बियॉन्ड। तो जो प्लास्टिड्स है ये क्या है, सेंटर ऑफ फूड सिंथेसिस, वैसा केंद्र जहां पे क्या है, भोजन बनता है, किसमें, तो प्लांट सेल्स और उसके अलावे। यू हैव लर्न दैट माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल। तो अभी हमने पढ़ा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है क्या है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट कम्स फ्रॉम फूड, जो कि फूड से आता है। एनिमल्स कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, जो कि एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग्स के से फूड को ऑब्टेन करते हैं। हाउएवर प्लांट सिंथेसाइज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जहां पे हम फोटोसिंथेसिस को देखेंगे तो जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। बट वेयर डू प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। तो आखिर ये जो प्लांट्स है ये अपने खुद के लिए जो फूड प्रिपेयर करते हैं जिससे ये सेलुलर एक्टिविटी के लिए एनर्जी को ऑब्टेन कर सके, वो कैसे होता है? प्लांट्स यूज स्पेशल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड प्लास्टिड फॉर फूड सिंथेसिस एंड स्टोरेज। तो बेसिकली जो प्लांट्स है वो अपने स्पेशल ऑर्गेनेल्स को यूज करते हैं जो कि फूड सिंथेसिस में एंड स्टोरेज में क्या करता है, हेल्प करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स कहते हैं। एज यू हैव लर्न प्लांट्स रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। तो हमें पता है कि जो प्लांट्स है वो क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्योर होता है। अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जहां पे एक ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स के अंदर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अ टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइप ऑफ प्लास्टिड्स कहते हैं, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, है ना। ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक वैसे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया थी। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। विद इन द स्ट्रोमा आर डिस्क शेप मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट कंटेन क्लोरोफिल। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरीके का, है ना, पॉइंट पिलर के फॉर्म में, यही क्या है हमारा, यही क्लोरोफिल को कंटेन करता है। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड
बाय देम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और इसी के द्वारा क्या है, जो सनलाइट एनर्जी जो होती है ना, उसको ये एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। द सुगर सिंथेसाइज इन द प्रोसेस आर स्टोर्ड इन स्ट्रोमा। तो जो शुगर सिंथेसाइज होता है प्रोसेस, इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में, इसको स्टोर करता है कहाँ, स्ट्रोमा में, अलोंग विथ स्टार्च ग्रेन्यूल्स, है ना। तो जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स बना उसको भी, और जो ग्लूकोज यानी शुगर सिंथेसाइज हुआ उसको भी स्ट्रोमा में स्टोर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव सम फीचर दैट आर सिमिलर टू सर्टेन बैक्टीरिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, इनके कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि सिमिलर होते हैं सर्टेन बैक्टीरिया से। फॉर एग्जाम्पल, दे बोथ हैव देयर ओन डीएनए, दोनों के पास क्या है, खुद का अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, एंड दस दे कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, जिसके कारण ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स सजेस्ट दैट बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स शेयर एन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री विद दिस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और जो इनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स शेयर एन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और इसके साथ ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी शेयर करते हैं। इवोल्यूशनरी का मतलब विकासशील कहते हैं, है ना। तो जो विकासशील इतिहास है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड है ये अपने हिस्ट्री को शेयर करते हैं विद दिस सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। आर देयर एनी other plastids in plant cell that contain any pigment other than the green pigment। तो क्या जो ये प्लास्टिड्स है जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्या ये ग्रीन पिगमेंट्स के अलावा भी किसी अदर टाइप ऑफ पिगमेंट्स को कैरी करते हैं? चलिए तो अगला सेक्शन देखते हैं। हाउ डू फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्वायर वेरिड कलर्स। तो जो फूल होते हैं, है ना, फल होते हैं और जो सब्जियां होती है, ये अलग अलग कलर्स को कैसे अक्वायर करती है। इन फ्लावर पेटल्स एंड फ्रूट्स प्लास्टिड्स कंटेन पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल। यानी जो फ्लावर पेटल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, है ना, तो इसके जो प्लास्टिड है वो कंटेन करते हैं पिगमेंट्स को अदर देन क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल के अलावा भी पिगमेंट्स को ये कंटेन करते हैं, जिसको दिस आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। वहां क्या कह रहे थे, क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ क्या कह रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट। इन ग्रीक क्रोमा मीन्स कलर, तो ग्रीक लैंग्वेज में क्रोमा को हम लोग क्या कहते हैं, कलर कहते हैं। देयर पिगमेंट में बी येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसके जो पिगमेंट्स हो सकते हैं वो क्या होंगे, येलो हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं और रेड हो सकते हैं। आर द सोर्स ऑफ ब्राइट कलर्स इन सच फ्लावर्स, और यही क्या है, सोर्स है जिसके कारण फूलों में हम इतने ब्राइट कलर्स को देख पाते हैं और फ्रूट्स में। सच ब्राइट कलर्स हेल्प इन अट्रैक्टिंग pollinators for pollination and fruit eating animals that help in seed dispersal। और इन्हीं कारण जो है, इन्हीं ब्राइट कलर्स के कारण जो है ये अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को, ताकि वो पॉलिनेशन को प्रोसेस कर सके, और जो फ्रूट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको भी अट्रैक्ट करता है, जो कि सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करेंगे कि उस फ्रूट को क्या करेंगे, खाएंगे और उनको जमीन के ऊपर फेंक देंगे, और धीरे धीरे क्या है कि नेचुरल फिनोमेना के थ्रू कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जिससे उसके ऊपर क्या है, मिट्टी जमा हो जाती है और उसके नीचे सीड्स दब जाती है, और अंडर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस वो क्या होता है, जर्मिनेशन को प्रोसेस कर लेता है। ठीक, सम प्लास्टिड्स लैक पिगमेंट्स एंड आर दस कलरलेस। कुछ ऐसे भी प्लास्टिड्स है जो कि जिनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता है, इस कारण से क्या है, वे कलरलेस होते हैं। दीज आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ग्रीक लैंग्वेज में ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, और ल्यूकोप्लास्ट स्टोर्ड फूड मटेरियल्स। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फूड मटेरियल्स को, सच एज स्टार, ऑयल और प्रोटीन्स। आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे स्टोर, और इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड स्टोरेज। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सम ल्यूकोप्लास्ट इन पोटैटो एंड टैरो सेल्स स्टोर स्टार्च। तो कुछ ऐसे ल्यूकोप्लास्ट है जो कि पोटैटो में, टैरो में होता है, ये स्टोर करता है किसको, स्टार्च को। ठीक, चलिए नेक्स्ट है वैक्यूल्स, द ऑर्गेनेल्स फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट।
वो ऑर्गेनेल्स जो कि क्या करता है, स्टोरेज और सपोर्ट में हेल्प करता है। प्लास्टिड सच एज क्लोरोप्लास्ट हेल्प प्लांट्स प्रोड्यूस फूड एंड टेम्पररली स्टोर इट। तो जो प्लास्टिड है ये बेसिकली प्रोड्यूस फूड को प्रोड्यूस करने में और टेम्पररी फॉर्म में उसको स्टोर करने में हेल्प करता है। अदर प्लास्टिड सच एज ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरिंग फूड्स। तो ल्यूकोप्लास्ट के अलावा भी और प्लास्टिड्स हैं जो कि फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। बट वेयर आर वाटर, मिनरल्स एंड वेस्ट मटेरियल स्टोर्ड इन द सेल। तो अब जो वाटर है, मिनरल्स है, वेस्ट मटेरियल्स है, ये आखिर सेल में कहाँ स्टोर्ड होते हैं? वाई डू प्लांट्स लुक वाइट व्हेन दे डू नॉट गेट इनफ वाटर? तो जो प्लांट्स होते हैं, सॉरी, लुक विल्टेड, है ना, व्हेन दे नॉट गेट इनफ वाटर। जो प्लांट्स हैं, है ना, वो हमको विल्टेड दिखते हैं व्हेन दे डू नॉट गेट इनफ वाटर। अगर उसको ज्यादा पानी ना मिले या पर्याप्त मात्रा में पानी ना मिले तो क्या हो जाते हैं, विल्टेड दिखते हैं, है ना, जैसे मतलब मुरझा जाते हैं। ठीक है। इन अ मेच्योर प्लांट सेल देयर इज यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय अ सिंगल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो मेच्योर प्लांट होता है उसमें यूजुअली लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड होता है एक सिंगल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से। द वैक्यूल इज फिल्ड विथ अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। तो ये जो वैक्यूल होते हैं ये भरे होते हैं वाटरी फ्लूइड से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल सैप कहते हैं। द वैक्यूल स्टोर वाटर, मिनरल्स, शुगर एंड वेस्ट मटेरियल। और यही वैक्यूल क्या करता है, स्टोर करता है वाटर को, मिनरल्स को, शुगर को और वेस्ट मटेरियल को। बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर द वैक्यूल हेल्प मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल। और अधिक मात्रा में जो है पानी स्टोर करने के कारण जो है ये मेंटेन करता है सेल के अंदर प्रेशर को बनाए रखने में। विच कीप्स अ प्लांट सेल फर्म। और यही क्या है, प्लांट्स को मतलब फर्म बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। When a plant does not get enough water, अगर प्लांट को जो है पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलेगा, द वैक्यूल लूज वाटर, जिस कारण से क्या है, वैक्यूल वाटर को लूज करेगा। द सेल बिकम्स लेस फर्म एंड द प्लांट्स गेट विल्टेड। तो इस कारण से जो है ये पौधे हरे भरे नहीं दिखेंगे और ये मुरझाने लगते हैं ना। इन एनिमल सेल वैक्यूल आर समटाइम प्रेजेंट ऑल्दो दे आर नॉट एज लार्ज एज प्लांट वैक्यूल। तो एनिमल सेल्स में क्या है, वैक्यूल्स कभी कभी प्रेजेंट होते हैं कहीं पे, जबकि ऑल्दो दे आर नॉट एज लार्ज एज प्लांट वैक्यूल्स, है ना, यद्यपि जो है ये, सॉरी, ये लार्ज वैक्यूल्स नहीं होता है जैसे कि हमको प्लांट्स में देखने को मिलता है। एज दे हेल्प इन द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, जहां पे ये हेल्प करता है टेम्पररी स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स को। ठीक। तो आपका अगला सेक्शन है पॉज एंड पॉन्डर। डू व्हाइट फ्लावर्स कंटेन एनी पिगमेंट। तो जो को व्हाइट फ्लावर्स है क्या ये किसी पिगमेंट को कंटेन करते हैं? तो अभी हमने देखा, ठीक, कि बाकी कलर्स के अलावा भी जो है और तरीके के पिगमेंट्स को ये कंटेन करता है। ठीक है, उसके रीजंस को देना है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स आपको दिखाया गया है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है हाउ डू नॉर्मल सेल ग्रो एंड डिवाइड। तो अब हम लोग यहाँ पे सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें लास्ट सेक्शन है आपका थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी। इन 2010 साइंटिस्ट क्रेग वेंटर and his team made an important discovery in the field of synthetic biology। तो इन्होंने और इनके टीम ने क्या किया कि एक डिस्कवरी किया फील्ड ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी। दे फर्स्ट स्टडीड द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ सिंपल बैक्टीरिया, जहां पे उन्होंने पहले स्टडी किया अ कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस। तो जो डीएनए सीक्वेंस है उसके किसके, सिंपल बैक्टीरियम का, कॉल्ड माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक, then the chemically synthesized in the laboratory an exact copy of in this DNA। तो माइक्रोबायोलॉजी में जो जे क्रेग वेंटर है और उनके टीम ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी किया इन द फील्ड ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी, जहां पे उन्होंने ये स्टडी किया कि जो कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस होता है किसी भी सिंपल बैक्टीरियम का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा या माइकोइड्स कहते हैं, और इसके लिए हेल्प लिया गया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। और उन्होंने केमिकली सिंथेसाइज किया लेबोरेटरी में
एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस डीएनए, यानी एग्जैक्ट कॉपी बनाया उस तरीके के डीएनए का। नेक्स्ट दे टुक अनदर क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरियम एंड रिमूव इट्स डीएनए, और आगे जो है उन्होंने बैक्टीरियम को क्लोजली ऑब्जर्व किया, ठीक है, रिलेटेड बैक्टीरियम, और उसके डीएनए को रिमूव किया, बट केप्ट द रेस्ट ऑफ द सेल, और बाकी सेल को रखा, सच एज द साइटोप्लाज्म एंड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक, इंटैक्ट। तो जो उसके साइटोप्लाज्म है और सेल मेम्ब्रेन है उसको इंटैक्ट रखा और उसके डीएनए को रिमूव कर लिया। दे इंसर्टेड द सिंथेटिक डीएनए इनटू द सेल, और उन्होंने जो लेबोरेटरी में सिंथेटिक डीएनए बनाया था उसके अंदर उसको इंसर्ट कर दिया। आफ्टर दिस द सेल स्टार्टेड टू ग्रो एंड डिवाइड, है ना। इसके बाद क्या हुआ कि सेल जो है ग्रो करना और डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द न्यूली इंसर्टेड सिंथेटिक डीएनए द एक्सपेरिमेंट शोज दैट डीएनए कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी ऑफ सेल। और इस फर्दर एक्टिविटी के बाद क्या है, डिस्कवरी के बाद ये एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि जो डीएनए है वो कंट्रोल करता है उसके स्ट्रक्चर को और एक्टिविटी ऑफ अ सेल को। हाउएवर साइंटिस्ट डिड नॉट क्रिएट अ कंप्लीटली न्यू सेल फ्रॉम स्टार्च। तो जो साइंटिस्ट है ये कंप्लीटली न्यू सेल को फॉर्म नहीं बना सकते, क्रिएट कर सकते हैं स्टार्च से। ओनली द डीएनए वाज सिंथेटिक। तो डीएनए जो है वो सिर्फ क्या है, सिंथेटिक है। द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल वेयर टेकन फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। जबकि जो सेल के अदर पार्ट्स है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी एग्जिस्टिंग लिविंग सेल से ही हम उसको ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डीएनए है उसको सिंथेसाइज बनाया जा सकता है, इसलिए डीएनए क्या है, सिंथेटिक है, ठीक है। चलिए, तो आज का सेकेंड सेशन हम लोग का खत्म होता है। आगे जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल ग्रोथ को और उसके डिवीजन को, जिसमें अलग अलग टाइप से किस तरीके से सेल डिवाइड होता है, कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है। और फर्दर डिवीजन को और उसके एक्सपेरिमेंट्स एंड थ्योरीज को पढ़ेंगे, जहां पे हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी, द यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो आई होप आज का भी सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो और आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो, और आपने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है इस सेकेंड सेशन के एंड तक। तो आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों के लिए बहुत बेहतर जा रहा होगा, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का क्वेरीज है या किसी भी तरीके का डाउट है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स को, अपने क्वेरीज को या फिर अपने थॉट्स को जो है आप राइट डाउन कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि हम कंप्लीटली उसके ऊपर जो है हम ध्यान दें, ठीक है, और ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बिल्ड हो पाए। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं और फिर अगले दिन आपके लिए थर्ड सेशन लेके आएंगे, जहां पे हम लोग सेल डिवीजन, सेल थ्योरीज के बारे में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप ग्रोइंग। All the best for your wonderful science journey. I'll see you in next class. Goodbye.